Hello everyone, welcome back to a new video. Firstly, I would like to thank each and every one of you for showing so much love to my previous two videos. So thank you so much for that. And a lot of you guys DM'd me on Instagram regarding your doubts and queries, and I hope I was able to answer each and every one of you pretty well. And if any of you have any doubts regarding apart from the videos that I've already made, then you can definitely DM me on Instagram. I will always reply. Moreover, if you have any doubts related to the videos, feel free to comment down below. So in this video, I am going to talk about some very important things that you need to do after you have received your offer letter from your colleges or universities. That is the fee payment. So I have written 5 points which I will discuss in this video. Number 1 will be how I paid my college fee. Number 2 will be did I take an education loan or not. Third will be some basic points which you must know. Fourth one will be which payment method did I use to pay my tuition fee and GIC, and how I saved 50,000 rupees in this whole process. So starting off with the first point, which is the basics. So me, my mom and my dad, we all had our accounts in the SBI bank. So SBI बैंक में हम तीनों के अकाउंट्स थे पहले से ही, बट हमारे और मेजर फंड्स वर इन एक्सिस बैंक. So what we did in first 2 to 3 days was to transfer all of the required money from Axis Bank to SBI Bank into our accounts, and it took about 2 to 3 business days for that to happen. And उसके बाद हमने आगे का प्रोसेस स्टार्ट किया. So the second point will be did I take an education loan or not. So no, I did not take an education loan. And मैं पहले जैसे यूएसए जाने का प्लान कर रहा था, तो यूएसए की फ़ीस ऑलमोस्ट कनाडा से डबल है, तो उस केस में मुझे एजुकेशन लोन लेना पड़ सकता था. बट कनाडा में फ़ीस प्रिटी अफोर्डेबल होती है एज़ कम्पेयर टू यूएस. सो इस वजह से वी डिड नॉट टेक एन एजुकेशन लोन. तो मैंने फर्स्ट ईयर की पूरी फ़ीस और जीआईसी विदाउट एजुकेशन लोन भरी है. सो नेक्स्ट आर सम ऑफ द बेसिक पॉइंट्स दैट यू मस्ट नो. सो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जो ट्यूशन फ़ी होती है वो आपको पेरेंट्स के अकाउंट से भरनी होती है, और जो जीआईसी होती है वो स्टूडेंट के पर्सनल अकाउंट से भरनी होती है. नाउ इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू पे 1 फुल ईयर फीस. ट्यूशन फ़ी जो होती है आप फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी पे करके अपनी सीट रिज़र्व करा सकते हो, बट एक स्टूडेंट डायरेक्ट स्कीम होती है SDS स्कीम. तो जैसे मुझे उसके थ्रू जाना था, तो उसके काफ़ी बेनिफिट्स होंगे, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा वेबसाइट के, तो आप उसमें पढ़ सकते हो. तो जैसे मुझे SDS के थ्रू जाना था, तो उसमें इट इज़ मैंडेटरी कि तुम पूरे 1 ईयर की फ़ीस भरो विद GIC, तो यू कैन ईजिली अप्लाई थ्रू SDS. तो उससे वीज़ा प्रोसेस भी थोड़ा सिंपल हो जाता है SDS के थ्रू, और वीज़ा में रिजेक्शन आने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं. सो द नेक्स्ट पॉइंट विल बी विच पेमेंट मेथड डिड आई यूज़. तो यही वो पॉइंट है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और यहीं पे सबसे ज़्यादा फ्रॉड्स या फिर सबसे ज़्यादा नुकसान होता है. तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि आपको अगर फ़ी पेमेंट करनी है तो यू ओनली हैव टू पे थ्रू फ्लाईवायर. आप सीधा फ्लाईवायर के थ्रू पे करो, उसके अलावा कोई दूसरा मेथड यूज़ मत करो. अगर आपको कोई भी कंसल्टेंट बोलता है कि मैं आपके 10,000 15,000 बचा दूंगा, पर आप फ्लाईवायर के थ्रू मत करो, दूसरी तरह से कर लो, तो ऐसे बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जिन्होंने उनकी बात मान के दूसरे पेमेंट मेथड्स यूज़ किए, पर 10-15 हज़ार बचने के चक्कर में उनके पूरे के पूरे 6 लाख रुपए अटक गए वहाँ पे. तो इस वजह से मैं बोलूँगा कि सिर्फ फ्लाईवायर यूज़ करो. सो अब मैं आपको जल्दी से समझाता हूँ कि फ्लाईवायर होता क्या है. सो फ्लाईवायर इज़ बेसिकली अ कंपनी which has tie-ups with several colleges in Canada. तो what it does is कि फ्लाईवायर का इंडिया में एक लोकल हेडक्वार्टर है मुंबई में. तो आपको क्या करना होता है, अगर मान लो आपको आज फ्लाईवायर से पेमेंट करना है, तो आप आज का जो भी डॉलर का रेट होगा उसके अकॉर्डिंग आप अपना पेमेंट करोगे, जितने भी डॉलर की आपकी फ़ीस है, और आप फ्लाईवायर को पे करोगे. तो यू विल पे लोकली, RTGS करोगे आप इंटरनेशनल पेमेंट नहीं करोगे, क्योंकि आप यहाँ से फ्लाईवायर के थ्रू फ्लाईवायर के ही अकाउंट में पैसे डालोगे जो मुंबई में है. एंड आफ्टर दैट फ्लाईवायर की जिम्मेदारी है कि फ्लाईवायर वो फीस उतने अमाउंट की सीधा इक्विवेलेंट, मतलब एक भी उसमें डॉलर का जो भी रेट ऊपर नीचे होगा वो फ्लाईवायर की जिम्मेदारी है.
तो उसमें सिर्फ ये है कि आपने फ्लाईवायर को फंड्स पहुंचा दिए, उसके बाद फ्लाईवायर कॉलेज को उतनी फ़ीस पहुंचा देगा, भले ही बीच में डॉलर का कितना भी ऊपर नीचे हो वो सब फ्लाईवायर झेलेगा, वो आपसे 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं लेगा उसका। सो नाउ मैं आपसे इम्पॉर्टेंट चीज़ शेयर करता हूँ कि जैसे मेरी फर्स्ट ईयर की ट्यूशन फ़ी थी वो थी $7,594, और जो मेरे सेकेंड सेमेस्टर की फ़ीस है वो है $7,134। तो ये कंबाइन हो जाता है $14,728, लगभग 9 लाख रुपीज़। ये मेरी टोटल ट्यूशन फ़ी है 1 ईयर की, सेनेका कॉलेज में क्लाउड आर्किटेक्चर एंड एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम की। एंड GIC होगी $10,000, तो वो अलग होगी इनसे। नाउ एक छोटी सी बात जो ध्यान रखने की वो ये है कि अगर आप 7 लाख के ऊपर का कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको उस पर 5% टैक्स देना पड़ता है। नाउ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे मेरी फुल 1 ईयर की फ़ीस है 9 लाख रुपीज़, तो मैं अगर एक बार में 9 लाख एक साथ भेजूंगा फ्लाईवायर के थ्रू तो उसमें मेरे लगभग 5% भी मानो तो 45,000 मेरा टैक्स में चले जाएगा, जो कि फालतू का होगा। नाउ ये वो 50,000 नहीं है जो मैं बचाने की बात कर रहा हूँ, वो मैं आगे बताऊँगा, बट ये वो 50,000 है जो आप कॉमन सेंस से बचा सकते हो। तो आपको क्या करना होगा इसमें, बहुत सिंपल है। आपके मम्मी और पापा के 2 अकाउंट होंगे, तो आप अपनी फ़ीस को, जो मेरी फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस है वो मैंने मम्मी के अकाउंट से पे करी, और सेकंड सेमेस्टर की फ़ीस है वो एक और फ्लाईवायर जनरेट करके पापा के अकाउंट से पे करी। तो उसमें क्या होता है, आपके दोनों पेमेंट इंडिविजुअली 7 लाख के नीचे होते हैं, तो उससे आपको 5% टैक्स नहीं देना पड़ता। सो अब मैं आपको बताऊंगा वो तरीके जिससे मैंने 50,000 रुपीज़ बचाए, और अब आप ये वाला पार्ट वीडियो का बिल्कुल स्किप मत करना। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जब मैंने फर्स्ट, आपको जनरली बता देता हूँ कि जो फ्लाईवायर होता है वो 3 डेज़ तक जनरेटेड रहता है। तो एक बार आप फ्लाईवायर जनरेट करो, उसके बाद आपके पास 3 दिन होते हैं कि आप पेमेंट ट्रांसफ़र करो। तो अब क्या हुआ था कि जो फर्स्ट डे था फ्लाईवायर जब जनरेट किया था, तो उस टाइम डॉलर का रेट चल रहा था 61.35, और मैंने उस दिन जो चेक लिखने वाला था उस टाइम मैंने कैलकुलेट किया, तो मेरी जो फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस है वो थी $7,594। तो अगर मैं 7,594 इंटू 61.35 करता हूँ तो मेरा टोटल रुपीज़ में आता है 4,65,890। अब ये था मेरा जो मैं फर्स्ट डे पे चेक लिखने वाला था, बट मैंने फिर मेरे एजेंट को बोला कि अभी डॉलर का रेट नीचे जा रहा है, डिक्लाइन पे जा रहा है, मैं आपको दिखा दूंगा स्क्रीनशॉट्स की, जैसे डॉलर का रेट नीचे जाता है और एवरी डे डॉलर का रेट ऊपर नीचे जाता है, एवरी वीक और एवरी मंथ भी जाता है, और हर मंथ डॉलर का एक हाईएस्ट 61 क्रॉस करता है, और हर महीने डॉलर का रेट 58 के बहुत पास होता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो मैंने क्या किया, जो मेरा फ्लाईवायर फर्स्ट जनरेट हो गया था तो मैंने थर्ड डे का वेट किया क्योंकि डॉलर नीचे जा रहा था। तो थर्ड डे पे जैसे ही डॉलर का रेट 59.12 हुआ, तो उस टाइम अगर मैंने चेक लिखा, और उस टाइम मैंने चेक लिखा वो था 4,48,957 का। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख लो कि फ्लाईवायर का थर्ड डे का वेट करने से ही, मतलब मैं फर्स्ट डे पे पेमेंट ना करके मैं 3 दिन वेट किया, क्योंकि 3 दिन अलाउड होते हैं ट्रांसफ़र करने को, तो मैंने इसमें फ़र्स्ट फ़ी पे करने में 17,000 बचाए। नाउ आफ्टर दैट डॉलर का रेट फिर से ऊपर जाने लग गया था, एंड मेरे एजेंट ने बोला था उस टाइम कि आप डॉलर का रेट देखो, तो मैंने देखा वो था 61.46। तो मैंने उनको बोला अभी मुझे नहीं करना, तो क्योंकि फ़र्स्ट फ़ी ऑलरेडी पे हो गई थी तो सीट तो रिज़र्व थी, तो अब सेकेंड फ़ी कभी भी पे कर सकते हैं। तो मैंने 1 हफ़्ता और वेट किया, और जैसे ही डॉलर का रेट 58.35 पहुंचा, तो अगर मैं 61.46 पे कर देता, क्योंकि क्या होता है मैं बताता हूँ कि ज़्यादातर बच्चे ऐसा सोचते हैं और पेरेंट्स भी ऐसा सोचते हैं कि यार फ़ीस तो भरनी है, फ़ीस तो कम नहीं हो रही, तो वो इतना सोचते नहीं, और एजेंट्स भी जल्दी जल्दी फ़ीस पे करने के चक्कर में फ्लाईवायर जनरेट कर देते हैं, और आप पे कर देते हो डॉलर का रेट देख के। पर आप ये नहीं देखते कि डॉलर का रेट ऊपर नीचे जाता है, और ये जो आप पैसे बचा रहे हो, ये पैसे आप कॉमन सेंस से बचा रहे हो, और ये पैसे आप अपनी ख़रीदारी और 100 चीज़ और में लैपटॉप ले सकते हो इतने पैसों से, तो आप एक अच्छे वाला। तो ये जो चीज़ हैं ये बहुत कम बच्चे करते हैं, मेरे तो किसी फ्रेंड्स को नहीं देखा था, बस मेरे एक फ्रेंड ने ऐसा किया था। तो ये करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मान लो हमारे पेरेंट्स अगर इतना नहीं सोचते हैं, तो हम एज स्मार्ट स्टूडेंट्स हम तो पैसे बचा सकते हैं ना पेरेंट्स के। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि 61.46 जो रेट था उस टाइम,
तो उस टाइम मैं पे करता 4,38,000, क्योंकि मेरी जो सेकेंड सेमेस्टर की फ़ीस थी वो थी 7,134। बट मैंने एक हफ़्ता और वेट किया और डॉलर का रेट गया 58.35, जो कि उस मंथ का लोवेस्ट था। तो उस टाइम मैंने पे किए 4,16,268 रुपीज़। तो मैंने इस वाले पेमेंट में मैंने 22,000 बचाए। तो अब आप फर्स्ट फ़ी और सेकेंड फ़ी के पेमेंट में आप देख लो कि मैंने मिला के 39,000 तो यहीं बचा लिए। और अब मैं आपको बताता हूँ GIC के टाइम आपको कैसे करना होता है। नाउ ये सेम चीज़ मैंने GIC के टाइम भी करी, लेकिन मैंने GIC के टाइम ज़्यादा वेट नहीं किया डॉलर का रेट जाने का, नहीं तो मैं थोड़े और बचा लेता। बट एनीवेज़ उस टाइम मेरा प्रायोरिटी था कि जल्दी से मैं सारे काम ख़त्म करूँ, फिर मैं अपना आगे का मेडिकल और बायोमेट्रिक वाला काम करूँ। तो इस वजह से जैसे ही डॉलर का रेट 60.44 था उस टाइम GIC के, तो $10,000 GIC होती है। तो मैं आपको छोटी चीज़ बताता हूँ कि जो GIC का पेमेंट होता है उस पर $200 प्रोसेसिंग चार्ज लगता है। तो एक्चुअल जो आप चेक लिखते हो वो $10,200 का लिखते हो, प्लस मेरे से SBI ने $30 एक्स्ट्रा लेते तो 10,230 हुए थे। बट एनीवेज अगर आप $10,000 GIC एट दी एंड कटा के आपके GIC अकाउंट में 10,000 ही पहुंचती है। तो अब ऐसा हुआ था कि $10,000 GIC है, 60.44 उस टाइम चल रहा था, तो मैं टेक्निकली 6,04,400 देता। बट मैंने थोड़ा सा वेट किया, ज़्यादा नहीं किया, मैंने 2 ही दिन वेट किया था और डॉलर का रेट गया था 59.58। तो मैंने फिर उस टाइम 59.58, क्योंकि क्या होता है GIC जो इंटरनेशनल पेमेंट्स होते हैं वो आप सिर्फ 3 बजे से पहले ही कर सकते हो। भले ही बैंक 5 बजे तक खुलता है, बट यू कैन ओनली डू इंटरनेशनल पेमेंट्स बिफोर 3 PM। तो इसलिए मैंने फिर ज़्यादा इतना वेट नहीं किया, 2 दिन में जैसे 59.58 हुआ तो 5,95,500 के आसपास का मैंने चेक लिख दिया। तो इसमें मैंने लगभग 8,900 ही बचाए, बट वो कोई दिक्कत नहीं थी। तो अब टोटल अगर आप देखो इस पूरे प्रोसेस में सिर्फ डॉलर का रेट देखना, वो भी कितना टाइम लगता है, गूगल खोल के डॉलर का रेट देख लो CAD to INR, और बस वो देख के मैंने कैसे यहाँ पे 47,900 के करीब बचाए, लगभग 50,000 बचा लिए। तो ऐसे ही आप भी कर सकते हो एज अ स्टूडेंट, स्मार्ट वर्क करके अपने पेरेंट्स के पैसे बचा लो, और हो सके तो पैसे से आप कुछ इंपॉर्टेंट ले लो, शॉपिंग में काम आ जाएंगे वो पैसे आपके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस वॉज टुडेज़ वीडियो। आई होप मैंने आपकी थोड़ी बहुत हेल्प करी हो। मेरा जितना भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी इस फीस से रिलेटेड, मैंने कोशिश करी कि मैं सारी की सारी एक साथ एक वीडियो में डाल दूँ। सो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, एंड हम 300 सब्सक्राइबर्स के बहुत पास हैं, तो आप सब्सक्राइब भी कर देना, इट वुड मीन अ लॉट टू मी। ऑल्सो आपके कोई भी डाउट हो अगर इस वीडियो से रिलेटेड है तो आप नीचे कमेंट कर दो, और अगर कोई और जनरल डाउट्स हैं तो आप, मैंने इंस्टाग्राम का लिंक नीचे दे दूंगा या इधर डाल दूंगा, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर दो, मैं बिल्कुल सबके रिप्लाई करता हूँ, डिटेल में रिप्लाई करता हूँ, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।